क्या आप वाकई जिंदा हैं या बस जी रहे हैं? सोचिए, सुबह उठते ही क्या आपके अंदर एक ऊर्जा दौड़ती है, एक मकसद, एक जुनून, या फिर हर दिन एक बोझ की तरह लगता है? बहुत से लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन असल में जिंदगी नहीं जी रहे। क्यों? क्योंकि वो अपना आइकिगाई खो चुके हैं। इकिगा एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है वो वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जिंदा जीवन का राज है। लंबी उम्र, खुशहाल दिल और आत्मिक संतोष, ये सब उन्हीं को मिलता है जो अपना आइकिगाई ढूंढ लेते हैं। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि जापान के ओकिनावा जैसे गांवों में लोग 100 साल से ज्यादा उम्र तक कैसे खुश और सेहतमंद जीते हैं, और इसका रहस्य क्या सिर्फ आइकिगाई है? तो अगर आप भी चाहते हैं एक लंबी, स्वस्थ और संतोषजनक जिंदगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। क्या आप जीवित हैं या आप बस जी रहे हैं? आप जानते हैं, कभी कभी जीवन एक चक्र की तरह लगता है। आप उठते हैं, अपने दांत साफ करते हैं, कपड़े पहनते हैं, काम पर निकलते हैं, ट्रैफिक में बैठते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, जो आपको बताया जाता है वही करते हैं, दोपहर के भोजन का इंतजार करते हैं, घर वापस जाने तक के घंटों की गिनती करते हैं। फिर आप खाते हैं, शायद कुछ वीडियो देखते हैं, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं और सो जाते हैं, और अगले दिन वही सब। क्या आपने कभी इस चक्र के बीच में रुककर खुद से पूछा है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? किस लिए? मैं आपको दिल्ली में रहने वाले 35 वर्षीय रमेश के बारे में बताता हूं। कागजों पर उसके पास सब कुछ था। एक अच्छा वेतन, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक स्थिर नौकरी, एक पत्नी, एक बच्चा, यहां तक कि नोएडा में एक छोटा सा फ्लैट भी। लेकिन हर सुबह जब उसका अलार्म बजता था तो रमेश को अपने सीने में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था। इसलिए नहीं कि वह थका हुआ था, बल्कि इसलिए कि अंदर से वह उठना नहीं चाहता था। वह एक और अर्थहीन दिन नहीं गुजारना चाहता था। फिर भी उसने खुद को घसीटा, अपने औपचारिक कपड़े पहने और मेट्रो में अपने जैसे हजारों लोगों के साथ शामिल हो गया। सभी कहीं जा रहे थे, लेकिन वास्तव में कहीं नहीं। जब वह छोटा था तो उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। लोग उसके रेखा चित्रों की तारीफ करते थे और उसने एक ग्राफिक डिजाइनर बनने का भी सपना देखा था। लेकिन जब करियर चुनने की बात आई तो उसने इंजीनियरिंग को चुना, क्योंकि यह अधिक सुरक्षित था, अधिक सम्मानजनक, अधिक सुरक्षित। और अब वर्षों बाद वह युवा सपने देखने वाला एक्सेल शीट और क्लाइंट मीटिंग्स के नीचे दब गया था। एक दिन अपने चाय ब्रेक के दौरान एक सहकर्मी ने मजाक में पूछा, भाई, अगर तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े तो तुम क्या करोगे? सभी ने हंसते हुए जवाब दिए, जैसे दुनिया की यात्रा करना, पूरे दिन सोना या गोवा में एक ढाबा खोलना। लेकिन रमेश, वह चुप हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था, वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह क्या करेगा। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए, छत को घूरते हुए, वह सवाल उसे सता रहा था, अगर पैसा कोई मुद्दा नहीं होता तो मैं अपने जीवन में क्या करता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे इसका उत्तर क्यों नहीं पता? यहीं से जापानी अवधारणा इकिगाई आती है। इसका मतलब है आपके होने का कारण, वह कारण जिसके कारण आप हर सुबह ऊर्जा, उत्साह और शांति के साथ जागते हैं। यह सिर्फ आपकी नौकरी या आपके परिवार या जिम्मेदारियों के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। आपका उद्देश्य, आपका क्यों जीने और जिंदा रहने में फर्क है। सिर्फ इसलिए कि आपका दिल धड़क रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच में जी रहे हैं। इस बारे में सोचें, आखिरी बार आपको कब जागने में उत्साह महसूस हुआ था? आखिरी बार कब आपने कुछ ऐसा करते हुए समय का ध्यान नहीं रखा था जो आपको पसंद था? आखिरी बार कब आपकी आत्मा मुस्कुराई थी? अध्ययन कहते हैं कि दुनिया में लगभग 80% लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हुए हैं जिनका उन्हें आनंद नहीं आता। वे जीने के लिए नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए काम करते हैं। वे बिलों का भुगतान करने के लिए कमाते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए नहीं। और धीरे धीरे बिना एहसास के वे मशीन बन जाते हैं, काम करते हैं,
लेकिन महसूस नहीं करते, सांस लेते हैं लेकिन नहीं होते। रमेश उनमें से एक थे, लेकिन सच्चाई यह है हम में से कई लोग ऐसे ही हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? जो लोग कभी इतने जीवन से भरे हुए थे वे इस नीरस दिनचर्या में क्यों फंस जाते हैं? इसका उत्तर सरल है, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। बचपन में हम सपने देखते हैं, हम पूछते हैं, हम सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज हमें व्यावहारिक होना सिखाता है। सुरक्षित रास्ता चुनना, कमाना, बसना और समायोजित करना, और इस प्रक्रिया में हम अपनी आवाज भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है, फिर से पूछने में कभी देर नहीं होती, रुककर पूछने में कभी देर नहीं होती। मुझे वास्तव में क्या पसंद है? मुझे क्या खुशी देता है? वह कौन सी चीज है जो मैं घंटों बिना ऊब महसूस किए कर सकता हूं? लोग मेरे पास किस लिए आते हैं? बचपन में मुझे क्या पसंद था? इकिगाई 4 सवालों के चौराहे पर पाया जाता है। आपको क्या पसंद है? आप किस में अच्छे हैं? आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? और दुनिया को किस चीज की जरूरत है? इन जवाबों के बीच कहीं आपकी इकिगाई छिपी हुई है। मैं आपको रमेश के पास वापस लाता हूं। उस रात की नींद हराम करने के बाद वह चिंतन करने लगा। हर सप्ताहांत लगातार शो देखने के बजाय वह अपनी पुरानी स्केचबुक उठाता था। उसने फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने लिए। धीरे धीरे उसने अपने रेखा चित्र ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। वह समुदायों में शामिल हो गया, ट्यूटोरियल देखे, अपने जुनून से फिर से जुड़ गया। क्या वह इससे कमाई कर रहा था? अभी तक नहीं, लेकिन कुछ बदल गया। वह ज्यादा मुस्कुराने लगा, वह हल्का महसूस करने लगा। उसे लगा जिंदा आपका इकिगाई बड़ा या नाटकीय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। यह लिखना, पढ़ाना, खाना बनाना, बागवानी करना, दूसरों की मदद करना हो सकता है। कुछ भी जो आपको खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराता है, कुछ भी जो खालीपन को भरता है। खुद से पूछें, क्या आप किसी और के सपने को जी रहे हैं या अपने खुद के? क्या आप सिर्फ समाज द्वारा दिए गए कामों को पूरा कर रहे हैं या आप अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? क्योंकि जीवन छोटा है और सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है, यह अंत तक पहुंचना और यह महसूस करना है कि आपने कभी सही मायने में जिया ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, लेकिन जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो उसने पाया कि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हुई थी। ऐसा अपने साथ न होने दें। अपनी जिंदगी उन चीजों के पीछे न बिताएं जो आपके लिए मायने नहीं रखती। आप उद्देश्य के साथ जागने के हकदार हैं। आप अपने दिन के बारे में उत्साहित महसूस करने के हकदार हैं। आप एक ऐसा जीवन जीने के हकदार हैं जो दर्शाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन इसके लिए आपको सुनना शुरू करना होगा, खुद को। आपको दुनिया के शोर को शांत करने और अपने दिल की फुसफुसाहट को सुनने की जरूरत है। शायद इसमें समय लगे, शायद लोग न समझें, शायद आपको असफलताओं का सामना करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास करें, अपने इकिगाई को खोजने की यात्रा हर कदम के लायक है। क्योंकि एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो जीवन बदल जाता है, साधारण जादुई हो जाता है, दिनचर्या सार्थक हो जाती है और हर दिन एक उपहार की तरह लगता है। तो आज अभी अपने आप से पूछें, क्या आप जीवित हैं या बस जी रहे हैं? और अगर जवाब दुख देता है तो उसे जाने दें, उसे आपको धकेलने दें, उसे आपको झकझोरने दें, उसे आपको जगाने दें। क्योंकि दुनिया को और रोबोट की जरूरत नहीं है, उसे और लोगों की जरूरत है जो जीवित हो गए हैं। आपका इकिगाई इंतजार कर रहा है। क्या आप उसे खोजने जाएंगे? वे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण जीवन है, लेकिन क्या होगा यदि आप दशकों से जीवित हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, फिर भी अंदर की वह आग सुबह उठने का कारण मंद या यहां तक कि गायब हो गया लगता है? एक बरसात की सुबह अमन अपनी खिड़की के पास बैठा था।
उसके बगल में चाय ठंडी हो रही थी। उसकी आंखें ऊपर भूरे बादलों पर टिकी हुई थीं। उसके पास वह सब कुछ था जो उसे खुश कर सकता था। एक नौकरी, एक परिवार, यहां तक कि एक अच्छा वेतन भी। फिर भी कुछ कमी महसूस होती थी। हर दिन एक चक्र की तरह लगता था। वह बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बस खालीपन था। सीने में एक हल्का दर्द जो फुसफुसाता था, जीवन में इससे कहीं अधिक होना चाहिए। एक रात अपने फोन पर लक्ष्यहीन स्क्रॉल करते हुए एक छोटी क्लिप ने उसका ध्यान खींचा। 90 के दशक में एक बूढ़ा जापानी व्यक्ति सीधा खड़ा था, बड़ी मुस्कान के साथ अपने बगीचे में बच्चों जैसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। कैप्शन में लिखा था, वह 84 वर्ष का है और वह कहता है कि लंबी उम्र का रहस्य इकिगाई है। अमन के अंदर कुछ हलचल हुई। वह शब्द इकिगाई, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे आकर्षित किया और यहीं से उसके बदलाव की शुरुआत हुई। इकिगाई एक जापानी अवधारणा है, लेकिन यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक दर्शन है। इसका मतलब है अस्तित्व का एक कारण, कुछ ऐसा जो आपको सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण देता है। इसीलिए नहीं कि आपको ऐसा करना है, बल्कि इसलिए कि आप ऐसा करना चाहते हैं। यह 4 शक्तिशाली सत्यों का प्रतिच्छेदन है। आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हैं, दुनिया को किसकी जरूरत है और आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। अमन ने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया। उसे जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा के लोगों की कहानियां मिलीं। ये दुनिया के कुछ सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों का घर है। उनमें से कई 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं, न सिर्फ जीवित हैं बल्कि वास्तव में जी रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति की उम्र 102 साल थी। वह सुबह 5 बजे उठता था, अपने पौधों को पानी देता था, पेंटिंग करता था, अपने परपोते पोतियों के साथ खेलता था और एक बार भी सेवानिवृत्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था, जब तक आपके पास अपना इकिगाई है, आप चलते रहेंगे। फिर से वही शब्द इकिगाई। अमन ने अपना खोजने का फैसला किया। उसने एक नोटबुक ली और 4 ओवरलैपिंग सर्कल बनाए। पहले में उसने लिखा, मुझे क्या पसंद है। उसने रुककर सोचा। बहुत समय हो गया था जब उसने खुद से यह पूछा था। बिलों का भुगतान करने वाली चीज नहीं, समाज को प्रभावित करने वाली चीज नहीं, बल्कि वह चीज जो उसकी आत्मा को जलाती है। उसे याद आया कि बचपन में उसे लिखना कितना पसंद था, कहानियों की कल्पना करना, लोगों को अपने शब्दों से कुछ महसूस कराना। लेकिन जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बीच कहीं उसने उस सपने को दफना दिया था। दूसरे सर्कल में उसने लिखा, मैं किसमें अच्छा हूं। वह शब्दों के साथ अच्छा था। काम पर लोग अक्सर अपनी प्रस्तुतियां ठीक करने, भाषण लिखने, ईमेल बनाने के लिए उसके पास आते थे। यह उसके लिए आसान था। उसने महसूस किया कि उसका प्यार और कौशल पहले से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फिर तीसरा सर्कल आया, दुनिया को क्या चाहिए। इसने उसे पहले तो भ्रमित कर दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, लोगों को उम्मीद की जरूरत है, जुड़ाव, ऐसी कहानियां हो जो प्रेरित करती हैं, शब्द जो घाव भर देते हैं। खास तौर पर आज की तेज शोरगुल वाली बेचैन दुनिया में। और अंत में आखिरी चक्र, मुझे किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। उसने गहराई से सोचा, क्या वह वाकई लेखन से कमा सकता है। यह जोखिम भरा लग रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह किन लेखकों को फॉलो करता था। ब्लॉगर, कहानीकार, पटकथा लेखक और कंटेंट क्रिएटर। हां, यह संभव था। शायद आसान नहीं था, लेकिन संभव था। जब उसने देखा कि चारों चक्र कहां ओवरलैप होते हैं, तो उसके अंदर कुछ बदल गया। यही उसका इकिगाई था। और अचानक जीवन बोझ से कम और यात्रा जैसा लगने लगा। उसने अगले दिन अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। नहीं, इकिगाई यही नहीं कहता। यह जीवन से भागने के लिए नहीं कहता। यह कहता है कि इसके साथ फिर से जुड़ें। इसलिए अमन ने फिर से लिखना शुरू कर दिया।
काम के बाद देर रात को उसने अपने लिए 1 घंटा निकाला। धीरे धीरे उसने अपने विचार ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। लोगों ने जवाब दिया, उसे प्रोत्साहित किया। कुछ ने तो छोटे मोटे लेखन कार्य भी किए। उसकी आत्मा हल्का महसूस करने लगी। उसके कदम ज्यादा उद्देश्यपूर्ण हो गए। उसके सीने में दर्द वह धीरे धीरे कम होने लगा। आत्मखोज की इस यात्रा में समय लगा, लेकिन इसने अमन को कुछ अनमोल दिया। जीने का एक कारण सिर्फ जीवित रहने का नहीं। इकिगाई की खूबसूरती यह है कि यह हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। यह बहुत ही व्यक्तिगत है और इसे पाना तुरंत जवाब पाने के बारे में नहीं है। यह सही सवाल पूछने के बारे में है। जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आपकी आंखें किस बात से चमक उठती हैं? आप किस बात में घंटों खो सकते हैं? लोग आपको किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? अगर कोई आपको पैसे न भी दे तो भी आप क्या करेंगे? दुनिया में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपका दिल तोड़ देती हैं? आपके पास कौन से प्राकृतिक कौशल हैं जिनसे दूसरे जूझते हैं? इकिगाई इन सवालों के जवाबों में बसती है। लेकिन सावधान रहें, यह रास्ता आसान नहीं है। यह आपको अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। निर्णय का डर, असफलता का डर, बदलाव का डर। लेकिन उन डरों से परे आपकी सच्चाई छिपी है। ओकिनावा के बुजुर्ग लंबे समय तक इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे जवानी की तलाश में रहते हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि वे उद्देश्य की तलाश में रहते हैं। वे जिम की सदस्यता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए सक्रिय रहते हैं क्योंकि वे बगीचों की देखभाल करते हैं, नाती नातिनों को पढ़ाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और अपने समुदाय में योगदान देते हैं। वे फास्ट फूड या फास्ट लाइफ पर नहीं जीते। वे धीमी, जानबूझकर सार्थक जिंदगी जीते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कभी भी उस चीज से रिटायर नहीं होते जिससे उन्हें प्यार है। उनके लिए काम सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, यह जीवन से जुड़े रहने का एक तरीका है। आप देखिए, कौशल के बिना जुनून एक शौक है, जुनून के बिना कौशल सिर्फ एक नौकरी है। दोनों बिना उद्देश्य के बर्नआउट है। लेकिन जब जुनून, कौशल, जरूरत और इनाम सभी एक साथ आते हैं तो यही इकिगाई है। अमन का जीवन परिपूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन यह उद्देश्यपूर्ण हो गया। वह जिज्ञासा के साथ जागने लगा, यहां तक कि उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया। उसका तनाव कम हो गया। वह पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसने दूसरों को भी अपना इकिगाई खोजने में मदद करना शुरू कर दिया, बस अपनी यात्रा साझा करके। और इसी तरह यह चक्र चलता रहा। इकिगाई कोई मंजिल नहीं है, यह एक दिशा है। यह हमेशा जोर से नहीं होता, कभी कभी यह फुसफुसाहट होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फिर कभी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि जब दर्द आएगा तो आपके पास चलते रहने का एक कारण होगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, सवाल यह है कि आप क्यों जागते हैं। अगर आपको अभी भी इसका जवाब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पूछते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर गहराई में आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है। जापान के सबसे दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है। यह गगनचुंबी इमारतों या तकनीक या चहल पहल भरी नाइट लाइफ के लिए मशहूर नहीं है। यह किसी बहुत ही सरल चीज के लिए मशहूर है, फिर भी ज्यादा शक्तिशाली, दीर्घायु। ओकिनावा के लोग दुनिया में कहीं और से ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन सिर्फ लंबे समय तक नहीं, वे बेहतर जीते हैं। ओकिनावा में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना असामान्य नहीं है जो 100 साल का हो और फिर भी बागवानी करता हो, हंसता हो, नाचता हो। कोई छड़ी नहीं, कोई रिटायरमेंट होम नहीं, टेबल पर रखी गोलियां नहीं, बस ऊर्जा, गर्मजोशी और जीवन के प्रति गहरा प्यार। और जो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है वह यह है कि उनके पास कोई गुप्त दवा नहीं है। उनके पास जीने का एक गुप्त तरीका है। उस तरीके को इकिगाई कहते हैं। इकिगाई सिर्फ उद्देश्य का दर्शन नहीं है, यह एक जीवन शैली है, जीने का एक तरीका। यह वह तरीका है जिससे वे जीते हैं, खाते हैं, चलते हैं, जुड़ते हैं और सोचते हैं। और यह धीरे धीरे उन्हें एक लंबे, आनंदमय और रोग मुक्त जीवन की ओर ले जाता है। वतनबे सान नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने गांव में मशहूर हो गया था।
किसी दौलत या बड़ी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज के लिए। उसकी उम्र, वह 102 साल का था। फिर भी सुबह 6 बजे उठ जाता था, फिर भी अपने बगीचे में घंटों बिताता था, फिर भी अजनबियों को देखकर मुस्कुराता था, फिर भी गांव के त्योहारों में शामिल होता था। लोग उसे वह आदमी जो कभी बूढ़ा नहीं होता कहते थे। जब उससे उसका राज्य पूछा गया तो उसने बस इतना ही कहा, मैंने कभी भी वह करना बंद नहीं किया जो मुझे पसंद है, बस इतना ही। उसके लिए बागवानी सिर्फ एक शौक नहीं था, यह हर सुबह उठने का उसका कारण था। वह पैसे के लिए ऐसा नहीं करता था, वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि पौधों की देखभाल करने से उसे जिंदा होने का एहसास होता था। किसी चीज को धीरे धीरे धैर्यपूर्वक बढ़ते देखना, इससे उसे शांति मिलती थी। वह अक्सर कहता था, जब तक मैं अपने पौधों के साथ मुझे कोई दर्द नहीं होता। यही इकिगाई का सार है, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको आगे बढ़ने, मुस्कुराते रहने और जीवित रहने से कहीं ज्यादा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। पश्चिम में लोग अक्सर पूछते हैं, आप कब रिटायर होंगे? लेकिन ओकिनावा में लोग पूछते हैं, आपका इकिगाई क्या है? उनकी भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप जो करना पसंद करते हैं उसे सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ देंगे क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं। ज्यादातर ओकिनावावासी अपनी पूरी जिंदगी सक्रिय रहते हैं, किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी पसंद से। उनका शरीर चुस्त रहता है, इसलिए नहीं कि वे कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे चलते हैं, खेती करते हैं, नाचते हैं, खाना बनाते हैं और स्वाभाविक रूप से चलते हैं। गतिविधि उनके दिन का हिस्सा है, इससे अलग नहीं, और वे कभी अकेले नहीं होते। उनके पास मोई नाम की कोई चीज होती है, दोस्तों का एक आजीवन समूह जो एक दूसरे का साथ देते हैं। इसकी शुरुआत बचपन से होती है। 4-5 बच्चों का एक छोटा समूह एक साथ लाया जाता है। वे एक दूसरे के परिवार की तरह बड़े होते हैं। जीवन के हर चरण में जन्म, मृत्यु, हार जीत यह समूह बना रहता है। अगर कोई संघर्ष करता है तो सभी साथ देते हैं, अगर कोई हंसता है तो सभी हंसते हैं। ये दोस्ती है एक आत्मा के साथ। आज शहरों में अकेलापन एक खामोश महामारी है। लोग भीड़ से घिरे रहते हैं लेकिन खालीपन महसूस करते हैं। ओकिनावा में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हर कोई जुड़ा हुआ है, हर कोई देखा जाता है, और यह भावना, प्यार, महत्व, शामिल होने की, यह किसी भी दवा से कहीं ज्यादा ठीक करती है। एक और अनोखा रहस्य उनके खाने की आदतों में छिपा है। वे हारा हची बूझ सिद्धांत का पालन करते हैं। केवल तब तक खाएं जब तक आप 80% भरे ना हो, 100% नहीं, भरा हुआ नहीं, बस पर्याप्त। उनका भोजन सरल है, सब्जियां, टोफू, शकरकंद, समुद्री शैवाल, छोटी मछली और बहुत सारी हरी चाय। वे शायद ही कभी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। वे कैलोरी नहीं गिनते, वे भोजन का सम्मान करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं और पेट के कहने से पहले ही खाना बंद कर देते हैं। बस इससे उनके पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर हल्का रहता है और ज्यादा खाने से रोकता है, जो कई आधुनिक बीमारियों की जड़ है। यह अजीब है ना? आज की दुनिया में लोग बोरियत, भावना, तनाव के कारण खाते हैं, लेकिन ओकिनावा में लोग कृतज्ञता, जागरूकता और खुशी के कारण खाते हैं। उनके जीवन में तनाव भी दुर्लभ है, इसलिए नहीं कि उनका जीवन परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उनका दिमाग प्रशिक्षित है। वे वर्तमान में जीते हैं, वे अंतहीन चीजों का पीछा नहीं करते, वे धीमेपन को महत्व देते हैं, वे तुलना नहीं करते, वे जल्दबाजी नहीं करते, वे अपने शेड्यूल को नहीं भरते। प्रकृति, परिवार, कला, अनुष्ठानों के लिए समय होता है। वे जीवन की लय के साथ सांस लेते हैं और यह शांति उनके शरीर को बीमारियों से बचाती है। विज्ञान सहमत है, तनाव एक खामोश हत्यारा है। यह सूजन पैदा करता है, दिल को कमजोर करता है, नींद को रोकता है, बुरी आदतों को जन्म देता है। और फिर भी अधिकांश लोग निरंतर तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी, चिंता, प्रतिस्पर्धा
स्क्रॉलिंग साबित करना। ओकिनावा में कोई दौड़ नहीं है, बस जीना है। अमन, हमारा दोस्त जो कभी खोया हुआ महसूस करता था, उसने यह सब पढ़ा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। उसने महसूस किया लंबी उम्र किस्मत पर निर्भर नहीं करती, यह डिजाइन पर निर्भर करती है। एक डिजाइन जिसे आप अपनी रोजाना की पसंद से बनाते हैं। उसने अपने जीवन को देखा, उठना, स्क्रॉल करना, भागना, काम करना, खाना, ज्यादा काम करना, टीवी देखना, सोना, दोहराना। कोई मतलब नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई हरकत नहीं, बस जिंदा रहना। तो उसने एक फैसला किया, वह एक नई लय बनाएगा। उसने हर शाम टहलना शुरू किया, कैलोरी जलाने के लिए नहीं, बल्कि हवा को महसूस करने के लिए, अपने शरीर से फिर से जुड़ने के लिए। उसने अपने 3 पुराने दोस्तों से संपर्क किया जिनसे उसका संपर्क टूट गया था। एक छोटा सा समूह चैट शुरू किया। कोई गपशप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस ईमानदारी से समर्थन। उसका अपना मोई। उसने फिर से लिखना शुरू किया, दिन में 10 मिनट, क्योंकि यही उसका इकिगाई था। लाइक या पैसे के लिए नहीं, बस अपनी आत्मा के संपर्क में रहने के लिए। उसने अपने खाने का तरीका बदल दिया। अब और नहीं भरपेट खाना, खाने के दौरान अब और स्क्रीन नहीं, बस मौन, जागरूकता, कृतज्ञता। धीरे धीरे उसका शरीर बेहतर महसूस करने लगा, हल्कापन। उसका दिमाग साफ हो गया, उसकी मुस्कान असली। वह सिर्फ लंबे समय तक नहीं जी रहा था, वह आखिरकार जी रहा था। यही ओकिनावा का सार है। वे बुढ़ापे से डरते नहीं हैं, वे इसे गले लगाते हैं। वे जवानी के पीछे नहीं भागते, वे ऊर्जा पैदा करते हैं। वे संयोग से लंबे समय तक नहीं जीते, वे अपनी पसंद से लंबे समय तक जीते हैं। यह जादू नहीं है, यह इरादा है। और इस जीवन की जड़ें कुछ सरल सत्यों में निहित हैं। वह करें जो आपको पसंद है। हर दिन सक्रिय रहें, जिम में नहीं बल्कि जीवन में। होशपूर्वक खाएं, पेट भरने से पहले रुकें, सच्चे रिश्ते बनाएं, एक दूसरे के लिए मौजूद रहें और सबसे बढ़कर उद्देश्य के साथ जिएं इकिगाई। क्योंकि उद्देश्य के बिना जीवन लंबा लेकिन खाली होता है, और उद्देश्य के साथ जीवन आनंदमय होता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो। वतन बेसान बूढ़े माली 106 साल की उम्र में शांतिपूर्वक चल बसे, लेकिन उनका जीवन कभी भी संख्या के बारे में नहीं था। यह उनकी आंखों में चमक के बारे में था, उनके हाथों में मिट्टी, उनके द्वारा साझा की गई हंसी, उनके द्वारा धारण की गई शांति। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनका इकिगाई जीवित है, और आपका भी। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, खुद से पूछें, क्या मैं सच में जिंदा हूं या बस मरा नहीं हूं? अगर जवाब दुख देता है तो उससे भागे नहीं, फिर से शुरू करें। धीरे धीरे। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस यह पूछने की जरूरत है, मुझे क्या जिंदा रखता है? फिर थोड़ा थोड़ा करके करें, हर दिन। इसी तरह से लंबी जिंदगी शुरू होती है, सालों में नहीं बल्कि कुछ पलों में। अर्थ से भरे पल, सांसों से भरे पल, आप से भरे पल। क्योंकि अंत में यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने लंबे समय तक जीते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी गहराई से जीते हैं। और इकिगाई गहराई का मार्ग है। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी चिंगारी होती है, हर सुबह उठने की एक वजह, एक जुनून जो उनके दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर देता है। यह चिंगारी उनकी इकिगाई है। लेकिन कई लोगों के लिए यह दिनचर्या, डर और व्याकुलता की परतों के नीचे छिपी रहती है। अपनी इकिगाई को पाना आपके बाहर कुछ नया खोजने के बारे में नहीं है, यह सही सवाल पूछने, परतों को हटाने और जो आप वास्तव में हैं उसके साथ फिर से जुड़ने के बारे में है। कल्पना करें कि एक दिन आप जागते हैं और एक ऐसे तरीके से जीवित महसूस करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसलिए नहीं कि बाहर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बल्कि इसलिए कि अंदर आपको अपना उद्देश्य मिल गया है, आपके होने का कारण। यही इकिगाई की शक्ति है। तो आप इसे कैसे पाएंगे? पहला कदम खुद से ईमानदार, कभी कभी असहज सवाल पूछना है।
ये सवाल आपकी आंतरिक आत्मा के द्वार खोलने वाली कुंजियां हैं। खुद से पूछें, कौन सी गतिविधि मुझे समय भुला देती है? जब मैं ऐसा कर रहा होता हूं तो घंटे मिनटों जैसे लगते हैं। मैं समस्याओं या व्याकुलताओं के बारे में नहीं सोच रहा होता, मैं बस पूरी तरह से मौजूद होता हूं। इस भावना को अक्सर प्रवाह में होना कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां आपके कौशल और चुनौतियां पूरी तरह से मिलती हैं और आप पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। हो सकता है कि यह पेंटिंग हो या लिखना हो या कोई संगीत वाद्य यंत्र बजाना हो सकता है कि यह पढ़ाना हो, खाना बनाना हो या फिर समस्याओं को सुलझाना हो। जो भी हो, यही वह जगह है जहां आपका जुनून है। फिर पूछें, मैं ऐसा क्या करता हूं जो दूसरों की मदद करता है? मैं ऐसा क्या दे सकता हूं जो मेरे आसपास के लोगों के लिए मूल्य पैदा करे? इकिगाई सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आपको क्या खुशी देता है, बल्कि यह भी है कि आपकी प्रतिभाएं दुनिया की कैसे सेवा करती हैं। अपने बचपन को याद करें। पूछें, बचपन में मुझे क्या करना पसंद था? कभी कभी जो चीजें हमें बचपन में खुशी देती थीं, वे हमारे असली व्यक्तित्व के बारे में सुराग देती हैं। हो सकता है कि आपको कहानियां सुनाना, चीजों को ठीक करना या दोस्तों की मदद करना पसंद हो। उन यादों को फिर से देखना लंबे समय से भूली हुई किसी चीज को जगा सकता है, लेकिन सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं है। इकिगाई को खोजने के लिए प्रयोग करने की जरूरत होती है। छोटे छोटे कदम, तुरंत सफलता या असफलता के दबाव के बिना नई चीजें आजमाना। खोज की यह प्रक्रिया स्पष्टता लाने में मदद करती है। अलग अलग शौक आजमाएं, स्वयं सेवक बने, कोई नया हुनर सीखें। इन गतिविधियों के दौरान और बाद में आप कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान दें। आपको क्या उत्साहित करता है, क्या आपको थका देता है? मुख्य बात यह है कि उन पलों को देखें जब आप खुद को खो देते हैं, जब आपका दिमाग चिंताओं या विकर्षणों से भरा नहीं होता। यही प्रवाह की स्थिति है। यह इस बात का संकेत है कि आप अपने इकिगाई से जुड़े हुए हैं। सुबह की दिनचर्या विकसित करना इस यात्रा में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जल्दी उठना, अपने विचारों को जर्नल में लिखना और माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना आपको अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में मदद करता है। जर्नलिंग आपको उन भावनाओं और विचारों को पकड़ने में मदद करती है जो अन्यथा दबे रह सकते हैं। यह आपको उन पैटर्न और इच्छाओं को नोटिस करने में मदद करता है जो समय के साथ दोहराए जाते हैं। आज मुझे किस बात ने खुश किया या किस बात ने मुझे चुनौती दी जैसे प्रश्न आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। माइंडफुलनेस या बिना किसी निर्णय के मौजूद रहना आपके दिमाग में शोर को शांत करता है। यह आपके इकिगाई को स्वाभाविक रूप से उभरने के लिए जगह बनाता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी साझा करना चाहता हूं जिसने अपना इकिगाई इस तरह पाया जिसने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। राज नाम का एक आदमी था। सालों तक वह एक ही रास्ता अपनाता रहा। सुबह जल्दी उठना, 9 से 5 बजे तक ऑफिस जाना, बिना थके काम करना, थके घर आना और फिर वही सब दोहराना। उसे लगता था कि सफलता का मतलब है कॉर्पोरेट की सीढ़ी चढ़ना, पदोन्नति पाना और धन संचय करना। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कमी थी। दिनचर्या उसे थका देती थी। उसका मन भारी लगता था। एक दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए राज ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक का वीडियो देखा जो दूसरों को सीखने में मदद करने की खुशी के बारे में बोल रहा था। राज के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसे याद आया कि जब वह छोटा था तो उसे बच्चों को पढ़ाना कितना पसंद था। उसे चीजों को समझाना, लोगों के चेहरे पर समझ की चमक देखना बहुत पसंद था। लेकिन उसने खुद के उस हिस्से को सालों तक तनख्वाह के पीछे भागने के पीछे दबा दिया था। उसने छोटी शुरुआत की। सप्ताहांत में वह एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में पढ़ने और गणित में संघर्ष करने वाले बच्चों को पढ़ाता था। पहले तो वह घबराया हुआ था, क्या वह वाकई कुछ बदल सकता है? लेकिन जल्द ही घंटे बीत गए। वह फिर से जीवंत महसूस करने लगा। अपने छात्रों की मुस्कुराहट से ऊर्जा से भर गया। जितना अधिक वह पढ़ाता, चीजें उतनी ही स्पष्ट होती गईं। यह उनका इकिगाई था, दूसरों को सीखने और आगे बढ़ने में मदद करना।
कुछ ही महीनों में राज ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अपनी कॉरपोरेट नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालिक ट्यूटर और शिक्षक बन गए। पहले तो आय कम थी, लेकिन संतुष्टि अथाह थी। वह हर दिन काम शुरू करने के लिए उत्सुक होकर उठते थे। उन्होंने अपने उद्देश्य को कार्रवाई में देखा। राज की कहानी बताती है कि इकिगाई को खोजने का मतलब अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं को छोड़ देना और अपनी सच्चाई को पहचानना होता है। याद रखें, इकिगाई की यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है। ये मोड़, संदेह और असफलताओं से भरी है, लेकिन हर कदम आगे आपको एक ऐसे जीवन के करीब लाता है जहां काम खेल की तरह लगता है, जहां सेवा आनंद की तरह लगती है और जहां उद्देश्य आपके दिनों को ऊर्जा देता है। तो आज से ही शुरुआत करें। खुद से पूछें, मैं समय कब भूल जाता हूं? मैं स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छा हूं? मैं दूसरों की सेवा कैसे कर सकता हूं? बचपन में मुझे क्या पसंद था? नई चीजें आजमाएं। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। सुबह की दिनचर्या बनाएं। उठें, अपने विचार लिखें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, अपना प्रवाह पाएं, अपना इकिगाई पाएं, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। इसके बिना जीना असंभव है।